You cannot have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. Effort and courage are not enough without purpose and direction. So, hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So, today we are going to discuss about Modern India History NCERT Class 8 Chapter 11 Part 4. So, let's start student. तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अभी तक नेशनल मोमेंट से रिलेटेड अपनी 3 वीडियोज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि महात्मा गांधी का आगमन, तो महात्मा गांधी का कब आगमन हुआ था, तो हमने पूरा डिटेल में उसको डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं कि 1922 से लेकर 1929 की घटनाएं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, महात्मा गांधी हिंसा का विरोध करते थे। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के एक तरीके से विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी में 1922 में जब किसानों की एक भीड़, यानी कि जब एक तरीके से एक आंदोलन चल रहा था, एक अनशन चल रहा था, तो चोरा चोरी पुलिस थाने पर उन्होंने हमला कर दिया। और उसका कारण ये था कि पुलिस वालों ने किसानों पर एक तरीके से जुलूस पर गोली चला दी थी, यानी कि वो शांतिपूर्ण जुलूस कर रहे थे तो उस पर गोली चला दी थी किसानों पर। तो ऐसे में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था और उस समय 1922 में 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद हुआ क्या था, जो गांधी जी थे और उनके अनुयायी थे, उनके ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टियों को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। तो 20 के दशक में हुआ क्या था, जो मध्य में गांवों में रहने वाले व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत जो लोग थे और जो गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी एक तरीके से उस समय मदद मिली थी। तो 1930 में हुआ क्या था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके लिए यह जनाधार आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ था। तो देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो साल 1930 में ये शुरू किया गया था। ऑलराइट, अब देखते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था और अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता चलता था। तो उसी के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रीयवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे और इस दशक के आखिर में हुआ क्या था कि वे कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो यानी कि एक तरीके से कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कि पूरे भारत पर स्वराज यानी कि स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो एक तरीके से ये पहली ऐसी एक घटना थी जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के नाम से पहला जो स्वतंत्रता दिवस था वो बनाया गया था, यानी कि एक तरीके से आज़ादी से पहले 1929 में जब ये प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखिए, तो चित्र 10 में हम देख लेते हैं, जैसे कि साइमन कमीशन का विरोध करते हैं आंदोलनकारी। तो हुआ क्या था, इसमें 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा और इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। तो इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। तो सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार करने का फैसला लिया और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो हुआ क्या, जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे उनके साथ उनका स्वागत जो था वो किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। तो देखिए, तो साइमन वापस जाओ ये शब्दावली से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि साइमन वापस जाओ ये किससे संबंधित है। तो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और फिर बता देगा लास्ट में कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो आप लोगों को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, तो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने भगत सिंह के बारे में देखा होगा और पढ़ा होगा और सुना भी होगा। तो देखिए, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके अन्य जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा आमिर शोषक
वर्गों के लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों को क्रांति चाहते थे। एक तरीके से हिंसा के द्वारा ये आंदोलनों को बढ़ावा देते थे, यानी कि हिंसा से ये बढ़ावा देते थे। तो इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोसाइटिकल रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय के पर लाठीचार्ज करने वाले सांडस नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु की गई थी। तो अपने सभी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल को 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो देखिए, तो एक तरीके से जो भगत सिंह थे, एक तरीके से इन्हें गरम दल के नेताओं के रूप में जाना जाता है, और एक तरीके से हिंसक आंदोलनकारी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि हिंसा के द्वारा अपने आंदोलनों को पूरा करते थे। जैसा कि आप इनकी स्टोरी से आपको पता ही लग रहा होगा, पहले इन्होंने एक तरीके से 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। फिर क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, और बल्कि बहरे कानों को सुनाना था तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण के अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी हम लोगों को मिल जाता है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ साथ किन किन को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन किसी भी वे में घुमा फिरा करके दिया जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो दांडी मार्च, तो दांडी मार्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा फेमस ये घटना भी है। तो देखिए, तो पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, यानी कि एक तरीके से जो पूर्ण स्वतंत्रता थी भारत को लेकर के, वो अपने आप नहीं आने वाली थी। इसके लिए लोगों ने लड़ाई को उतरना था। तो इसके लिए असल में लोगों को लड़ाई के लिए उतरना था। फिर 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। अब नमक कानून क्यों था? क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा नमक पर एक तरीके से कर लगाया गया था, यानी कि टैक्स लगाया गया था। तो उनका कहना था कि नमक पर जो टैक्स लगाया गया है एक तरीके से वो हटा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। और नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। तो एक तरीके से हुआ क्या कि गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती में 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए, और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। तो जब गांधी जी ने एक तरीके से दांडी मार्च शुरू किया, तो कहाँ से कहाँ गए? साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर गए थे। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाता है दांडी मार्च को लेकर के, कि दांडी मार्च एक तरीके से पहली बात तो शुरू कब किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था, और साबरमती से दांडी तक ये चला गया था 240 किलोमीटर तक। ऑलराइट, तो क्यों ये दांडी मार्च शुरू किया गया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो देखिए, चित्र 12 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। तो ये 6 अप्रैल 1930 का ये चित्र है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोगों को इसमें पढ़ना है, और इसको पढ़ करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें आपको कौन सा इंपॉर्टेंट इसको पार्ट लगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। तो इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया कि सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारी को जेल में डाल दिया, और भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। तो देखिए, तो एक तरीके से 1935 में कौन सा एक्ट एक तरीके से प्रांतीय स्वायत्तता का वो किया गया था प्रावधान? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। तो सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो प्रांतीय सरकार पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर साल 1941 को, यानी कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया।
तो देखिए, तो दूसरा विश्व युद्ध कब छिड़ा था? 1939 में। तो हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के तैयार थे। इसके बदलते वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, और अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी, तो कांग्रेस सरकार ने विरुद्ध में इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, इसमें दूसरे विश्व युद्ध की भी घटना जुड़ी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ऑथेंटिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, तो चित्र 13 में हम लोगों को दर्शाने की कोशिश की गई है, जो महात्मा गांधी का ये चित्र है सरोजिनी नायडू के साथ पेरिस का, तो साल 1931 में बनाया गया था। तो 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी मार्च यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। तो देखिए, तो सरोजिनी नायडू से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि चित्र में दिए गई ये ऑथेंटिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और परीक्षा की दृष्टि से भी और क्वेश्चंस की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहती है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। तो देखिए, तो प्रांतीय स्वायत्तता किसे कहते हैं? तो संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, तो ये प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। ऑलराइट, तो देखिए, तो चित्र 14 में क्या दिखाया गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अगस्त 1942 में ये शुरू किया गया था। तो देखिए, तो प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं, तो हजारों लोग गिरफ्तार हुए और हजारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। तो देखिए, तो किस तरीके से ये घटना जो थी वो हुई। तो अब देखते हैं बोस और INA। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी पंक्तियां हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं भारत छोड़ो और उसके बाद। तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। तो आप लोगों को पता ही होगा 1939 में हुआ क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। तो विश्व युद्ध के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आंदोलन को बढ़ावा दिया और नए चरणों में उनको शुरू किया। तो उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ दो। तो गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। यानी कि अभी भी गांधी जी ने एक तरीके से हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से इनको करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों का विरोध करने का एक तरीके से प्रस्ताव दिया। तो गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया और उसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। तो किसान और युवा वह आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। तो देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया और 1943 में यानी कि 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। तो देखिए, उस समय काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा आंकड़ा था गिरफ्तारी का, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मरने वालों की संख्या भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रही थी, क्योंकि स्वतंत्रता दिलाने में भारत ने काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा बलिदान दिया है। तो इसमें देखिए, तो फिर लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। तो बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पूरा इशू था, जो एक तरीके से इन मुद्दों पर वो पूरा इशू जो था वो पूरा फैल गया था एक तरीके से, और इन सभी का विरोध हुआ था। तो देखिए, अब सुभाष चंद्र के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। यानी कि वो अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि हिंसा पर वो विश्वास रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे और जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कोलकाता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए, और भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया गया था, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर में जब गए थे तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का एक तरीके से वहाँ पर गठन किया था। तो 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने
इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों को आज़ाद हिंद फौज में सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज के लिए आप लोगों को ये याद भी करना है और नोट में ये लिखना भी है एक तरीके से आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और कहाँ किया गया था 1944 और 1941 में, इन 3 सालों के बीच में क्या क्या हुआ था। ऑलराइट, तो स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो साल 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो देखिए तो कौन सा प्रस्ताव 1940 में एक तरीके से मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया था। तो इस प्रस्ताव में बताया गया था जो विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमान के लिए स्वयं व्यवस्था की मांग क्यों की थी। तो देखिए तो 1930 के दशक में आखिरों में मुस्लिम लीग और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। तो इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच एक तरीके से तनावों के भी जो थे वो हाथ रहा होगा। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। तो इन चुनावों में मुस्लिम लीग को भी यह बात का यकीन दिला दिया गया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी को भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। तो लीग को यह भी भय था कि संभवतः ये मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की ही नहीं मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। तो एक तरीके से मुस्लिम लीग और हिंदुओं के जो संगठन थे उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, इसलिए इन्होंने अलग रास्ते की मांग की। तो 30 के दशक में मुस्लिम जनता और अपने साथ लामबंद करने के लिए कांग्रेस की विफलताओं में भी लीग में अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। तो 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में गए थे, तो उस समय लीग ने अपना प्रस्ताव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। फिर साल 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू की और यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। तो 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए और जिसमें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। तो लीग पाकिस्तान की मांग जो थी वो चलती रही। मार्च सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करते हुए स्वतंत्रता भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय परिषद भारत को भेजा। तो उसमें हुआ क्या कि अब इस संघीय में सुझाव दिया गया कि भारत में जो अविभाजित लोग रह रहे हैं उसके लिए मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में कुछ स्वतंत्रता देने हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किए जाए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यभावी था। एक तरीके से अवश्यभावी ये क्यों हो गया था, क्योंकि देखो एक मुस्लिम लीग थी और एक तरीके से हिंदू संगठन था। तो जब एक तरीके से इन दोनों में विद्रोह हुआ और मुस्लिमों को एक तरीके से अल्पसंख्यक माना गया, तो इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की। तो अलग राष्ट्र की मांग करते हुए ये इस तरीके से पूरा जो मुद्दा था वो ये छिड़ता गया, यानी कि एक अलग ट्विस्ट जो था वो इस नेशनल मूवमेंट में आ गया। तो कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। तो 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई गई थी? 16 अगस्त 1940 को। तो इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे और कई दिनों चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए थे और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। तो एक तरीके से हिंसाग्रस्त जो था वो पूरा का पूरा एक तरीके से देश हो गया था, यानी कि अशांति फैल गई थी। तो पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं हुई थी। तो कई लाख लोग मारे गए थे इसमें भी, और असंख्य महिलाओं को विभाजन के एक हिंसा के अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। तो करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा और अमूल स्थानों में बिछकर ये लोग
रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। और विभाजन का नतीजा यह भी था कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई और उनके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो देखिए, तो नए देश पाकिस्तान का जन्म कब हुआ आपको पता ही होगा। तो देखिए, यहाँ से हमें पूरा पता चल गया। तो इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो एक तरीके से हिंसापूर्ण ये लड़ाई लड़ी गई थी विभाजन को लेकर के, और तब ही पाकिस्तान जो देश था एक तरीके से अस्तित्व में आया था 1947 में। तो देखिए, तो हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। तो एक तरीके से देखिए, आप ये पूरी भीड़ देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का ये हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कि ये आप चित्र 20 में देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे थे, जो कि जुलाई 1946 की ये बात है। तो गांधी जी के शिष्य कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के रूप में शिल्पियों में से थे। तो देखिए, ये तमाम बातें जो हैं, एक तरीके से सामान्य निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। तो एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था, तो उसे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। अब चित्र 21 में आप देख सकते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्चिम नेताओं में से एक थे। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि सहयोगी के साथ बिहार में एक शांति यात्रा के हिस्सों में ले रहे हैं। तो मार्च 1947 का ये चित्र है। तो गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वे खुदाई खिदमत खान संगठन के संस्थापक थे। तो गफ्फार खान कौन से संगठन के संस्थापक थे? वे खुदाई खिदमत खान संगठन के संस्थापक थे। तो यह उनके प्रांत में पठानों के लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था और बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस को अपने साथियों की भर्त्सना की थी। ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज इन चित्रों में पाई जाती है, जैसे कि आपने अभी भी देखा। तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन बन सकता है कि एक तरीके से जो खुदाई खिदमत खान संगठन के संस्थापक कौन थे, तो इसमें आप लोग इसमें बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। ऑलराइट, तो देखिए, तो इन चित्रों को भी आप देखेंगे और इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए जो चित्र 16, 17 और 18, 19 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन चित्रों को पढ़ करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इन चित्रों से आप कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं, या यूपीएससी या एसएससी और या अन्य परीक्षा में किस तरह से इन चित्रों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और एक बार हम ये अन्यत्र भी देख लेते हैं। तो अन्यत्र ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज से भरा होता है, तो इसको भी आप एक तरीके से, आपके लिए होमवर्क है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करके या एक तरीके से पॉज करके आप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट घटना है आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है हमारा पूरी तरीके से ख़त्म होता है। एंड हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग। जय हिंद।